आज संसद में रेल बजट पेश हुआ। 2014-15 के इस बजट में सरकार ने रेल की सेहत सुधारने पर जोर दिया है। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने धन की कमी दूर करने के लिए रेलवे में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई और सार्वजनिक निजी साझेदारी यानी पीपीपी बढ़ाने की जरूरत बताई है। बजट में नई योजनाओं की घोषणा की बजाय पुरानी और अधूरी परियोजनाओं को तरजीह देने की बात कही गई है। रेल बजट में 9 हाई स्पीड ट्रेनों के लिए नेटवर्क तैयार करने और 58 नई ट्रेनें शुरू करने की घोषणा भी की गई है। संसद में रेल मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने आज 2014-15 का रेल बजट पेश किया। इसमें 1,64,374 करोड़ रुपए की आमदनी का अनुमान लगाया गया है। बजट में 1,49,176 करोड़ के खर्च का प्रस्ताव भी है। रेल मंत्री ने कहा कि उनके मंत्रालय के सामने धन की जरूरत और अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने की चुनौती है। Internal revenue resources and government funding are insufficient to meet the requirement. Hence, Ministry of Railways is seeking the cabinet approval to allow FDI in railway sector, except railway operations. Our target that bulk of our future projects will be financed through PPP mode, including the high-speed rail, which requires huge investments. रेल बजट में मुंबई अहमदाबाद के बीच पहली बुलेट ट्रेन चलाने का वादा दोहराया गया। साथ ही 9 चुनिंदा ट्रैक पर रेलगाड़ियों की गति 160 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा करने के लिए नेटवर्क और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने का ऐलान किया गया। बजट में 5 जनसाधारण, 5 प्रीमियम, 6 एसी एक्सप्रेस, 27 एक्सप्रेस, 8 पैसेंजर ट्रेन शुरू करने का ऐलान किया गया। रेल मंत्री ने 2 मेनलाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट यानी मेमू और 5 डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट यानी डेमू गाड़ियां शुरू करने का प्रस्ताव किया। इसके अलावा 11 ट्रेनों के विस्तार का ऐलान किया गया है। अगले 2 साल में मुंबई में अत्याधुनिक 864 अतिरिक्त ईएमयू चलाई जाएंगी। रेल मंत्री ने मुसाफिरों के लिए सुविधाएं बढ़ाने, सफाई और स्टेशन प्रबंधन पर खास ध्यान देने का ऐलान किया। डाकघर और मोबाइल के जरिए टिकट बुकिंग, ई टिकटिंग, प्रमुख स्टेशनों और चुनिंदा रेलों में वाईफाई की सुविधा, खान पान सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने और रेलवे की आरक्षण प्रणाली में बदलाव का वादा किया गया। सुरक्षा पर अब तक का सबसे ज्यादा 65,445 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। In order to strengthen the security of trains at stations, 17,000 RPF constables have been recruited and shall be shortly available for deployment. We also propose to recruit 4,000 women RPF constables. 18 नई लाइनों के सर्वेक्षण और उनकी संख्या बढ़ाने के लिए 10 सर्वेक्षणों का भी प्रस्ताव है। रेल बजट पर प्रतिक्रिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बजट रेलवे को आधुनिक बनाने वाला है। रेलवे आवाजाही का साधन नहीं, देश के विकास का इंजन है। पहली बार समग्रतया भारत के विकास को ध्यान में रख करके रेलवे बजट में बल दिया गया है। 21वीं सदी का भारत, इसकी नींव इस आधुनिक रेल बजट में दिखाई देती है। रेलवे सिर्फ यातायात का साधन नहीं है, रेलवे भारत की विकास यात्रा का ग्रोथ इंजन है। पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने रेल बजट को अव्यावहारिक बताया है। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने रेलवे में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का विरोध किया। रेल के बजट में हिंदुस्तान का पूरी बड़ी आबादी और बड़ा भूगोल छोड़ दिया गया है। एफडीआई ये पूरी तरह से रेल को ये एक तरह से पूरी तरह प्राइवेट लोगों के हाथ में सौंपेंगे। अव्यवहारिक है। अब देवगौड़ा जो सदानंद गौड़ा जो जल्दी जो लिखा हुआ था, डिक्टेशन दिया हुआ था, पढ़ के जल्दी रेल मंत्री ने रेलवे का 2013-14 का ब्यौरा दिया। उन्होंने कहा कि चालू खर्चों के बढ़ने और सार्वजनिक निजी साझेदारी के लक्ष्य पूरा न होने से भी रेलवे पर असर पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो रेल बजट इस बार का कैसा है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान स्टूडियो में हैं और एक और बेहद खास मेहमान चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं। चंडीगढ़ से हमारे साथ हैं पवन कुमार बंसल, जो कि पूर्व रेल मंत्री रह चुके हैं यूपीए सरकार में। बहुत बहुत स्वागत है। हम अपने स्टूडियो के मेहमानों का भी परिचय कराना चाहेंगे। बीजेपी के नेता भूपेंद्र यादव हैं हमारे साथ, आपका स्वागत है। और हमारे साथ राज्यसभा टीवी के सहायक संपादक अरविंद सिंह हैं। रेलवे बोर्ड में आप सलाहकार भी रह चुके हैं पहले। आप दोनों से चर्चा करें उससे पहले मैं पूर्व रेल मंत्री पवन बंसल के पास जाना चाहूंगी। पवन बंसल जी, आज का जो रेल बजट है, क्या ये परंपरा की पटरी पर दौड़ता हुआ नजर आ रहा है या इसमें कुछ नया भी है? देखिए, नया तो किसी ढंग का कुछ नहीं।
और एक चीज साफ जाहिर होती है कि भारतीय जनता पार्टी एक स्वप्नों के सौदागर अच्छे हैं। जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि यातायात का साधन नहीं, ग्रोथ का इंजन है, वो पुरानी बातें हैं, वही हमने कहते रहे और उसकी तरफ कोशिश की है। मुझे अफसोस इस बात का है कि वो कह रहे हैं कि आज पहली बार हिंदुस्तान में कुछ ऐसा हुआ है। अगर पहले ध्यान दिया होता तो ये ना होता। मैं पूछना चाहूंगा, अगर 11वें, आप लंबे पीरियड की बात मत करें, अगर 11वें प्लान की अगर आप बात कर लें, क्या उसमें 2200 अगर किलोमीटर नई लाइनें बनी, अगर 2700 किलोमीटर डबलिंग हुई, अगर 4500 किलोमीटर उस पर इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया और 2400 नए इंजन बन गए और अगर 64,000 नए वैगन बन गए, क्या ये वैसे ही बन गए या कहीं से आए? ये ताज्जुब की बात है कि वो सिर्फ आलोचना करें कि आज तक जो हुआ है वो सब व्यर्थ गया है और आज पहली बार एक ऐसा कदम उठाया गया है जो पहली बार समग्र भारत के विकास की बात कर रहा है। ये कहनी और कथनी में बहुत बड़ा अंतर है। एक एक आप आज का ऐलान उनकी किसी बात को देख लीजिए, वो पुरानी स्कीमों की कंटिन्यूएशन है और वो होना होता है। रेलवेज का जिक्र करना चाहिए था। एक बहुत बड़ा ये एक परिवार है जिनके सदस्य वो इतने 13.5-14 लाख मुलाजिम हैं जो दिन रात काम करते हैं, जिनके कारण ट्रेन दौड़ती हैं और काम होता है। नहीं, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप का साथ साथ काम होता है आप जो बातें गिना रहे हैं उसमें तो प्राथमिकता बताने। बंसल साहब, आप तो कह रहे हैं कि आपके रहते 11वीं योजना में 2200 नई रेलगाड़ियां चलाई गई, 2700 रेलवे नए ट्रैक बनाए गए, नई लाइनें बनाई गई। नई गाड़ियां नहीं, रेल लाइन, नहीं लाइनें 12 जी नई रेल लाइनें बनाई गई और 2700 मैं ये कह रहा हूं कि ये कहना नहीं, लेकिन आज जो मंत्री जी ने बयान दिया कि पहले कभी कुछ हुआ ही नहीं जी, उसमें ऐसा ही लगा कि पहले के रेल मंत्रियों ने कुछ नहीं किया। लेकिन सवाल ये है कि अगर रेलवे को और ज्यादा दुरुस्त करना है तो आपके हिसाब से वो कौन से मेजर इश्यूज थे जिनको कि आज रेल मंत्री ने नेग्लेक्ट किया है? उसके लिए ये देखते हुए कि रेलवेज का इस्तेमाल हमारे देश के गरीब लोग करते हैं, रोजाना 2 करोड़ 30 लाख लोग रेलवेज पे सफर करते हैं और बहुत सबर्बन है, उसमें बहुत वहाँ के शहरों के हैं। तो इसको सभी को देखते हुए कि उनके पास एक यातायात का साधन कम रेट्स का लोगों को मिले, ये एक बहुत बड़ी हमारी एक सामाजिक जिम्मेदारी रेलवेज ने निभाई है। और आज ये कह देना कि रेलवेज ने तो आज तक कुछ किया ही नहीं, आप जिन सभी लोगों ने आज तक जी जान से रेलवेज के लिए काम किया है उन सभी की आप आलोचना बिना एक सोचे समझे, जब बिना एक सच्चे दिल से उसके बिना ये की जा रही है, ये रेलवेज के लिए भी अच्छा नहीं है। मैं इस बात की तारीफ करता अगर वो कहते कि आज तक ये चीजें हो गई हैं, हम आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने ये भी समझना, उन्होंने जिक्र तो कर दिया एक जगह के 1000 मिलियन टन यानी कि 1 ट्रिलियन टन के वो जो 5 देश हैं दुनिया में उनमें हम फ्रेट में पहुंच गए। वो कैसे पहुंचे? 64,000 वैगन्स 5 वर्षों में बनके उसमें ऐड हुए। मैं अगर नई बात का जिक्र करें आप क्या होनी चाहिए थे, मुझे खुशी होती अगर वो कहते हम 2 किलोमीटर लंबी ट्रेन चलाएंगे, हम ट्रेन का जो एक्सल लोड है वो इतना बढ़ा देंगे, हम इतने ट्रेन पे वजन इतना चढ़ेगा, लंबी ट्रेन इतनी चलेंगी, इसका जो वो एक एवरेज लीड होती है वो इतनी बनेगी। ट्रेन का ऐसा करने को मैं मानता। अगर वो जब कई सारी नई घोषणाएं भी की हैं बंसल साहब, कई सारी नई घोषणाएं भी की हैं। बुलेट ट्रेन चलाने की बात कही गई है और तकरीबन 58 नई ट्रेनों के बुलेट ट्रेन चलाने की बात कही गई है, 58 नई ट्रेनों को चलाने की बात कही गई है, सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात कही गई है, स्टेशन को वाईफाई करने की बात कही गई है, हाईटेक बनाने की बात कही गई है। ये रिपीट हैं। स्टेशन को, ट्रेन को मैंने उस वक्त उसको लॉन्च कर दिया था जो दिल्ली से हावड़ा को ट्रेन जा रही थी, वाईफाई ट्रेन लॉन्च हो चुकी है। ये कंटिन्यूइंग स्कीम्स हैं, उन पे आगे काम होना है और वो होता रहेगा। बुलेट ट्रेन की परिकल्पना को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि बहुत ज्यादा लोग ये मान रहे हैं और बीजेपी अपनी तरफ से भी बहुत ज्यादा इस बात को तवज्जो दे रही है कि हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे जो मुंबई से लेके अहमदाबाद के बीच चलेगी और वो देश को एक नए विकास के रास्ते पर ले जाएगी। पिछली खाड़गे जी, आप पिछली खाड़गे जी की स्पीच निकाल के देखिए, उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि प्रधानमंत्री उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जापान के प्राइम मिनिस्टर से जिक्र करके उसकी फिजिबिलिटी स्टडी हो गई है शुरू उसी की। ये नया नहीं आज इन्होंने ऐलान किया, ये पहले का किया हुआ है। फिजिबिलिटी स्टडी उसकी चल रही है और उसके बाद जो SNCF है जो
फ्रांसी रेलवे कंपनी है, उनके साथ बिजनेस मॉडल की वो स्टडी कर रहे हैं। ये पुरानी बातों का जिक्र सिर्फ इतना ही कर दिया और ये दिखाया जा रहा है कि आज पता नहीं कहां से इनोवेशन हो गई, एक नई तो आप ये कह रहे हैं कि ये भी यूपीए सरकार के कंटिन्यूएशन में किया गया है। बुलेट ट्रेन चलाने की परिकल्पना तो यूपीए सरकार की थी, लेकिन जो घाटे का कहीं हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जो घाटे की भरपाई के लिए कोशिशें की जा रही हैं, चाहे वो पीपीपी ले आने की बात हो, एफडीआई ले आने की बात हो, क्या आप इसको एक सकारात्मक कदम मानते हैं रेलवे के लिए? क्योंकि जिस तरह से रेलवे लगातार घाटे में जा रहा है, उसकी भरपाई कैसे हो? आज क्या हुआ है, 10 दिन पहले बहुत बड़ी सौगात एक लोगों को दे दी। पहली बार 14.5% किराया बढ़ा दिया अक्रॉस द बोर्ड। पहली सबसे जो क्लास गरीब से गरीब लोग हैं उनकी भी, जो सीजनल टिकट्स हैं उनकी भी, जो कम डिस्टेंस चलते हैं वो भी, जो ज्यादा जाते हैं वो भी, जो बड़ी क्लासेस में चलते हैं उनके लिए भी, सभी के लिए अक्रॉस द बोर्ड किराया बढ़ा दिया 14.5%। ये कभी नहीं पहले हुआ था और 10 दिन पहले ही सिर्फ किया। 10 दिन के बाद आज एफडीआई का साथ कह रहे हैं। मैं निजी तौर पे एफडीआई का जिक्र मैंने किया था तो ये विरोध कर रहे थे। किराया बढ़ाने की बात तो वो लगातार यही कह रहे हैं कि आप लोगों ने सिफारिश की थी, उन लोगों ने लागू किया है। वो चीज तो वो उधर से कह रहे हैं, वो तो कांग्रेस पे डाल देंगे, यूपीए पे डाल देंगे कि सिफारिश की थी। लगाया तो नहीं था। अगर हमारी सरकार होती, हम देखते हमने कैसे वो लगाना था, कैसे आगे और चीजों की भरपाई करते, जैसे आपने कहा। अब जो चीज उनको एक अनकंफर्टेबल लगती है वो तो डाल दीजिए यूपीए पे, और जो बात यूपीए की अच्छी लगी उसको अपनी बना के नया कह दीजिए। मुझे एक चीज नहीं बता दीजिए, आईटी सर्विसेज का आप जिक्र कर रहे हैं, अब सिक्योरिटी का जिक्र कर रहे हैं, अब सेफ्टी का। 17,000 एम्प्लॉइज जो आरपीएफ में हुए पिछले वर्षों में, 1.5 लाख 1.25 लाख लोग भर्ती हुए थे पूरे रेलवेज में, और इनकी 8 कंपनीज विमेन कांस्टेबल्स की आरपीएफ में रेज की थी। बंसल साहब, के लिए आप जिस तरह से बता रहे हैं उससे तो लगता है कि रेलवे में यात्रा करना स्वर्ग के समान था, लेकिन सच्चाई ये है कि रेलवे दुर्दशा में थी और इसीलिए बार बार इस बात का जिक्र किया जाता रहा कि रेलवे को कैसे। मैंने ये तो नहीं कहा, मैंने तो ये कभी नहीं कहा। हमने प्राइवेटली जब ऑफिशियली कभी नहीं कहा कि वो स्वर्ग हैं। हमने कहा कि उनको एक बहुत सुविधाजनक हमने सफर बनाना है और उसकी तरफ सार्थक कदम उठाए गए थे। अपने जो साधन है, संसाधन है, उनको मद्देनजर उनके किया गया था। बड़ी बातें उसके बिना नहीं की गई थी। और मैं फिर वही कहता हूं कि अगर एक संजीदगी के साथ, एक हलीमी के साथ ये कहते कि आज तक रेलवे परिवार और आज तक जो काम हुआ रेलवेज यहाँ तक पहुंची है, उसमें जो मैंने जिक्र किया है वो इतनी रेल लाइंस वगैरह ऐड हुई, इतने डिब्बे हुए, और आज के दिन वो इन्होंने कह दिया कि 1,06,000 किलोमीटर किलोमीटर्स हमारी लाइनें बिछी हुई हैं, 64,000 किलोमीटर रूट किलोमीटर्स हैं। वो कहाँ से आए? वो बिना काम किए आ गए, वो व्यर्थ गए थे। और आज इन्होंने नकार कर दिया। सारे जो कहते हैं कि पुरानी लाइनें हमने ऐलान किया है, इन्होंने कहा वो इरैशनल हैं। ये सुना जाता होता है कि एक बजट में आप जब जिक्र करते हैं अपने प्रोग्राम्स का, अब पुरानी चीजों को कहते हैं वो इरैशनल है। मैं पूछना चाहता हूं एक सवाल छोटा सा। हम लोगों ने कहा था पट्टी से, पंजाब में है पट्टी से फिरोजपुर के लिए एक बॉर्डर लाइन बनाने के लिए मैंने ऐलान किया था। वो क्या इरैशनल था? अगर ये सर्किट्स की बात करते हैं, रिलीजियस सर्किट्स की, मैंने दमदमा साहब से, तलवंडी साहबों से छोटे छोटे 2 रूट साथ जोड़ने के लिए 2 शहरों से कहा था कि उनको साथ जोड़ेंगे ताकि सभी 5 के 5 सिख तक रेलवे के साथ जुड़ जाएं। तो क्या वो इरैशनल था? जिन रेलवे लाइंस का हम जिक्र करते हैं वो इरैशनल था? जो गेज कन्वर्जन का जिक्र हो रहा है कि वो इरैशनल है। जी, आपने बहुत सारी बातें कही हैं बंसल साहब। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे साथ लाइन पर बने रहिए। सर्वेज का मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्रार्थना करूंगी कि आप हमारे साथ लाइन पर बने रहिए। बीजेपी के नेता भूपेंद्र यादव जी हैं। भूपेंद्र जी, आपने पवन बंसल को सुना, उन्होंने कहा कि आप लोग अगर उनकी उपलब्धियों को भी इस रेल बजट में थोड़ा सा स्वीकार कर लिए होते और आगे बढ़ते तो शायद उन्हें ज्यादा खुशी होती। उन्होंने जो अपनी तरफ से काम किए 10 साल में, उसको आप लोगों ने बिल्कुल ही नकार दिया। रेल जो बुलेट ट्रेन चलाने की भी बात कर रहे हैं, उसके बारे में भी वो बता रहे हैं कि पूर्व रेल मंत्री ने प्रधानमंत्री के साथ मिलकर जापान के साथ एमओयू तो पहले ही साइन कर लिया था। नहीं, मैं इस बात का जवाब दूं। हाँ। उसका जवाब तो आपने उनको दे दिया है। आपने उनको कहा कि बंसल जी, आपकी बातों को सुनकर के ऐसा लगता है कि यूपीए सरकार में हम स्वर्ग के दौर में जी रहे थे। तो जब बंसल साहब की बातें आपके ही गले नहीं उतर रही तो मेरे और आम जनता के तो गले क्या उतरेगी? पहली बात। दूसरी बात, ये आपकी टिप्पणी है, इसलिए जो बंसल जी कह रहे हैं वास्तव में जो आप भी कह रही हैं वही इस देश की जनता मान रही है। और पिछले 30 सालों में
आज के बजट में लिखा हुआ है कि 676 परियोजनाएं इस सरकार ने स्वीकृति करी, केवल 359 परियोजनाएं हुई। इस पिछले 10 वर्षों में जिसकी उपलब्धि यूपीए के हमारे पवन बंसल जी अभी बता रहे हैं, जितनी 41,000 करोड़ जो इन्होंने लाइनों को विस्तृत करने में लगाया, लाइनों का जो दोहराकरण करना है उस पर इन्होंने कोई कार्य नहीं किया। इसलिए रेलवे के बता रहे हैं कि 2700 आप उनको नहीं टोक रहे थे, आप हमें भी सुन लीजिए जी। दूसरी बात देखिए, इस समय जो रेलवे है, रेलवे हमारी भारत की अर्थव्यवस्था का इंजन है। हम कभी ये नहीं कहते कि कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन हम ये कहते हैं कि बहुत सारी चीजें करने में कमी थी। कमी क्या थी? सबसे पहली बात कुशल प्रबंधन। दूसरी बात ये मानना कि रेलवे सामाजिक दायित्व का विषय है, लेकिन सामाजिक दायित्व के विषय के साथ ये भारतीय अर्थव्यवस्था का इंजन भी है। इसको पटरी पे लाना होगा। इसको केवल लोक लुभावन योजनाओं से, पिछले तरीके से किराए में वृद्धि करके आंकड़ों को बैठाने से, कुछ पॉपुलिस्ट कदम उठा देने से, इससे रेलवे का भला होने वाला नहीं है। और इसलिए मैं हमारे रेल मंत्री को ये बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने जो आवश्यक योजनाएं हैं, जो लंबित योजनाएं हैं, सबसे पहले उन योजनाओं को पूरा करने पे जोर लगाया। दूसरी बात, रेल बजट में जो सरकार ने अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया कि आज इस रेलवे के विस्तार के लिए एक बहुत भारी स्तर पर निवेश की आवश्यकता है। उस निवेश हम के लिए निवेश पे बात करें उससे पहले आपने कहा कि रेलवे की जो मौजूदा स्थिति है, पहले उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। आपके रेल मंत्री ने भी अपने भाषण में ये बात कही, लेकिन अपने भाषण की शुरुआत उन्होंने यहाँ से की कि जो अब मौजूदा रेल ट्रैक्स हैं उसको दुरुस्त करने की जरूरत है, कर्मचारियों को बढ़ाने की जरूरत है, सुरक्षा सुविधाएं बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन अंत आते आते उन्होंने क्या किया? नए ट्रेन्स, 58 नई ट्रेन्स की घोषणा कर दी। इसके अलावा नई लाइनों में 28 नई लाइनों की घोषणा कर दी। तो अभी जब पुरानी ही चीजें दुरुस्त नहीं है, उसी को मरम्मत की जरूरत है, तो आप नई चीजों की घोषणा क्यों कर रहे थे? और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात, बुलेट ट्रेन चलानी, आप लोग इसका क्रेडिट लीजिए। देश चाहता है कि नई चीजें आए और मतलब जनता का सपना भी पूरा हो, लेकिन ये करेंगे कैसे? एक तरफ तो रेलवे घाटे में जा रहा है, 10 साल में उसे 5 लाख करोड़ रुपए की जरूरत है। दूसरी तरफ आप जो है बुलेट ट्रेन चलाएंगे, वो कब चलाएंगे, कैसे चलाएंगे, कहां से पैसा आएगा, इसके बारे में आप लोग का क्या आकलन है? दो विषय आपके हैं। पहली बात, आप ये कह रहे हैं कि जब हमने नई परियोजनाओं की बात मैंने नहीं करी है, तो नई ट्रेनें और नई लाइन के विस्तार की बात हमने करके इस विषय को कैसे बढ़ाया। दूसरा आपका ये कहना है हम कहाँ से नई परियोजनाओं को करेंगे। देखिए, पहला जो विषय आपका है, उस विषय का अर्थ ये है कि जहाँ पर यात्रियों के लिए आवश्यकता है, आज जिस प्रकार से हमने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, सुदूरवर्ती गाँव को जोड़ने के लिए, लोगों की आवश्यकताओं के लिए, ये तो रेल मंत्री का करने का पहला कर्तव्य होता है कि जहाँ पर लोगों को जोड़ने की आवश्यकता है वहाँ पर जो परिवहन के साधन है उनको उपलब्ध कराया जाए। रेलवे के विस्तारीकरण की जो योजनाएं अधूरी रह गई थी, जो इनकी अक्षमता के कारण इनसे पूरी नहीं हो पा रही थी, हमने उसको विस्तार करने के लिए एक पूरी का चरण किया। दूसरा जो आपका प्रश्न था, वो आपका प्रश्न ये है कि इसके लिए संसाधन कहाँ से आएंगे। इस समय हमने संसाधन जुटाने के लिए रेलवे के सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम को संसाधन जुटाने में उपयोग की बेहतर एक व्यवस्था के प्रति संकल्प किया है। घरेलू और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के जरिए रेलवे की जो आधारभूत ढांचा है उसमें विकास करने की बात कही है। सार्वजनिक निजी भागीदारी है, उसके लिए बात करी है। और इन सब हमारे साथ राजीव कुमार जी हैं, उनसे राजीव कुमार जी से पूछेगा, पूछेंगे कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की बात तो पिछली सरकारें भी करती रही, लेकिन निवेश हुआ कितना? पिछली सरकारों ने कुछ किया होता, से पूछूं उससे पिछली पहले सरकारों ने कुछ किया होता तो कम से कम ये रेल जो है आज अपनी पटरी पे तो आती, उतरी हुई रेल को पटरी से पटरी पे लाना, नहीं, उसके ये लिए चैलेंज है। आप आज वादा कर रहे हैं, अभी चैलेंज है और इस चुनौती को आप कैसे पूरा करेंगे इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ, ये जो पूर्व फाइनेंस कमीशन रेलवेज के एक मेंबर है हमारे साथ, एवी पॉलस साहब, एक सवाल है। जिस तरह से बार बार बीजेपी और नई सरकार ये कह रही है कि हम लोगों ने कोशिश ये की है कि एफडीआई के जरिए, पीपीपी के जरिए और एक बेहतर मैनेजमेंट के जरिए जो पटरी से उतरी हुई रेलगाड़ी है उसको फिर से पटरी पर लाया जाए और दुरुस्त किया जाए। क्या ये सही दिशा में जाता हुआ दिख रहा है आपको कदम? It is a practical budget. It's a forward-looking budget. And by not introducing too many populist measures, they are trying to do a good job. Now, problem is finding resources. PPP is not a
successful source. आगे से ले लो. PPP is not a successful source because international experience shows that PPP has not worked. Left on the railway sector. It has worked in the other sectors like energy, telephones, and so on. But railways, because of its heavy investment, low profitability, people are not interested in, private sector is not interested in investing. आप ये कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर पीपीपी के थ्रू पैसा लगाने के लिए और इन्वेस्ट करने के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिखाई पड़ता। राजीव कुमार जी अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव कुमार जी, सरकार ने एक नई दिशा देने की कोशिश की, हालांकि पवन बंसल साहब भी बार बार ये कह रहे थे कि ये कोई नई बात नहीं है, हमने भी पहले से इसको इंट्रोड्यूस कर रखा है। लेकिन क्या ये जो पीपीपी मॉडल या जो एफडीआई के थ्रू रेलवे के आर्थिकी को सुधारने की कोशिश की जा रही है, ये सफल होता हुआ दिख रहा है? क्योंकि इससे पहले जो कोशिशें की गई हैं उसमें कुछ खास सफलता नहीं मिली, इन्वेस्टर्स रेलवे को मिले नहीं हैं, तो अब कैसे मिलेंगे? जी, मगर असल में जो सबसे बड़ा फर्क मुझे लगा आज रेलवे बजट में वो ये था कि पहली बार कुछ साफ गोही हुई है और पहली बार ऐसा हुआ है कि जो पॉपुलिज्म का एक उदाहरण बन गई थी रेलवे, उसके बरक्स बात हुई है, उससे विपरीत बात हुई है। वो ये कि जैसे उन्होंने कहा कि एक्सप्रेस ट्रेन हर स्टॉप पे नहीं रुकेगी। पहले ये होता था कि जो सांसद हुए उन्होंने कहा मेरे गांव में रुकना चाहिए, या फिर उन्होंने जैसे कि बात ये हुई कि 600 प्रोजेक्ट उन्होंने डिक्लेयर कर दिए, 300 पूरे हुए 300 साल पिछले 30 साल में। तो वो जो एक पॉपुलिज्म का उदाहरण जो रेलवे बन गई थी, वो उन्होंने इस बार ये कहा है कि ऐसा नहीं होगा और रेलवे को एक कमर्शियल कॉरपोरेट तरीके से चलाया जाएगा जिसकी कि रेवेन्यूज और प्रॉफिटेबिलिटी पर नज़र रखी जाएगी। मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा कदम है, एक अच्छा कदम है, और अगर ऐसा होता है तो उनको डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी मिलेंगे। मगर उसके के लिए, जैसा कि रेलवे मंत्री ने नहीं कहा मगर बाद में मैंने प्रधानमंत्री को कहते सुना, उसके लिए जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स हैं वो बनाने की अभी उनको आवश्यकता होगी। राजीव कुमार जी, लेकिन बहुत सारे विशेषज्ञों और जानकारों को ये लग रहा है, और मनीष तिवारी के शब्दों में अगर हम कहें तो उनको ये लग रहा है कि ये दरअसल प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवेज है। क्या कहेंगे आप? नहीं, मेरे ख्याल में ये बात गलत है, क्योंकि उन्होंने कभी भी ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया प्राइवेटाइजेशन का। और जहां तक मुझे लगता है मंशा की बात कर रही हूं मैं, लफ्ज की बात नहीं कर रही। कोशिश है वो ये है कि नहीं, मैं मंशा की बात भी कर रहा हूं। मैं मंशा की बात ये कर रहा हूं कि हो सकता है कि कुछ जो एंसिलरी सर्विसेज हैं, जैसे कि क्लीनिंग का हुआ, उन्होंने कहा कि हम 10 बड़े स्टेशन पे उसको आउटसोर्स कर देंगे, पर जो कोर बिजनेस है रेलवेज की, वो तो मुझे लगता है भारत सरकार का ये खुद ही चलाऊंगी। मगर मैं अगर मुझसे आप व्यक्तिगत रूप में पूछें तो मैं तो रेलवे के कॉर्पोरेटाइजेशन के फेवर में हूँ। क्यों? जैसे कि उन्होंने कोंकण रेलवे एक अलग कंपनी बनाई, या उन्होंने जो ये DMIC बनाई, या फिर उन्होंने जो ये दिल्ली मेट्रो की अलग कंपनी बनाई। अगर ऐसी अलग कंपनी हम लोग बना लें, बुलेट ट्रेन रेलवे लिमिटेड या फिर हाई स्पीड रेलवे ट्रेन लिमिटेड, तो उसमें पैसा आने में ज्यादा निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं उससे हो सकता है कि व्यवस्था कुछ दुरुस्त हो जाए, लेकिन इस व्यवस्था के दुरुस्त होने से क्या आम आदमी, जो वाकई गरीब आदमी इस रेल से सफर करता है, उसका सफर आसान होगा या मुश्किल होने जा रहा है? अरविंद जी, देखिए, ऐसा है अमृता जी की जो कोशिशें की गई हैं, अभी आपने जो चर्चा हो रही थी, इसमें एक नया चीज़ देख रहा हूँ मैं, इतने रेल बजट में देखा है कि पहली बार कोई बड़ी परियोजना घोषित नहीं की गई इसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट हो। बुलेट ट्रेन की बात अलग कर रहा हूँ क्योंकि वो पीपीपी के जरिए होगी। अदरवाइज अभी जो इसके ठीक पिछला जो रेल बजट था उसमें 25,000 करोड़ रुपए की नई परियोजना घोषित कर दी गई थी, और पूरे यूपीए के कार्यकाल में 99 परियोजनाएं घोषित हुई, जिनमें से सिर्फ एक बनी है अब तक। तो यानी जो भी मंत्री आता है नया, वो लोक लुभावने वायदे, अच्छा उसको सांसदों को भी खुश करना पड़ता है। दूसरी जो मुझे जानकारी मिली, खुद बीजेपी के लोग बहुत नाराज हैं इस बात को लेकर के, क्योंकि उनकी कही गई ना तो रेल लाइन आ रही है ना कोई और चीज आ रही है। तो ये पहली बार एक सख्ती के साथ जो लोक लुभावनापन था जो रेल बजट में हर बजट में देखते थे, वो नहीं दिख रहा है। दूसरी जो एक इम्पोर्टेंट चीज जो रेल मंत्री से हमने एक एक्सक्लूसिव बातचीत की जिसमें आई है बात सामने कि पीपीपी यानी रेलवे की शुरुआत तो निजीकरण से ही हुई है। जो पहली कंपनी की गारंटी रेलवे तो आप ये क्या कह रहे हैं, फिर से रेलवे उसी स्थिति में जा रहा है? नहीं, उस तरह से नहीं। उनका ये कहना था जो निवेशक है वो ह्यूज इन्वेस्टमेंट, जैसे पॉलुस साहब जो कह रहे थे, कोई निवेशक रेलवे में नहीं आना चाहता। 11वीं योजना में 1 लाख करोड़ का लक्ष्य था और 5,000 से कम आया, जो है 5,000 करोड़ से कम आया।
इसका मतलब है कि 95% से ज़्यादा जो है नहीं आया। तो उनका कहना है कि उस नीति को हम उदार बनाएंगे ताकि जो है निवेश आए, क्योंकि देखिए बिना पैसे के ना तो आप चैरिटी कर सकते हैं, ना हम उपभोक्ता की रक्षा कर सकते हैं, लेकिन ना पैसेंजर सर्विस ठीक कर मैं सकते पवन हैं। बंसल जी आपके पास आना चाहूंगी। क्या आपको नहीं लगता है, पवन बंसल जी लगता है हमारे साथ नहीं है इस वक्त, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या आपको नहीं लगता है कि रेलवे, जिसको आप कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, और सिर्फ अर्थव्यवस्था ही क्यों, हमारे पूरे देश में जो यात्री एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं उनके लिए एक बेहतरीन जरिया है, और उन सब चीज़ों को देखते हुए, रेलवे की इतनी विशालता को देखते हुए इस महकमे के, हमें एक नेशनल पॉलिसी बनानी चाहिए रेलवे को लेकर, क्योंकि नेशनल पॉलिसी बनेगी तो सरकार का फोकस उस पर रहेगा और ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिक्स दोनों भी बैलेंस होकर चलेंगे उस मामले में, क्योंकि नेशनल पॉलिसी बहुत सारे और दूसरे सेक्टर्स में तो है। देखिए, पॉलिसी का अर्थ क्या है? पॉलिसी कब ज़्यादा कामयाब होती है? पॉलिसी जब कामयाब होती है कि जब उसको लागू करने वाले लोगों के मन में पारदर्शिता की भावना हो, और दूसरी बात, उस नीतियों को लागू करने वाले जो लोग हैं वो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के परिचायक भी हों। ये वाला जो हमने बजट रखा है, इसमें हमने केवल जो चालू परियोजनाएं हैं, परियोजना नहीं बनाई है, हमने परियोजनाओं को एक समय सीमा के अंतर्गत तय करने का मैकेनिज्म डेवलप किया है। हम अगर निवेश की बात कर रहे हैं तो निवेश के लिए रेल मंत्री ने एक तंत्र विकसित करने की बात कही है, और परियोजनाओं को कार्यान्वयन जो निर्णय जो लेने हैं, वो निर्णय लेने में कई बार देरी होती है। विभिन्न प्रकार के जो मंत्रालयों के अंतर जो कमेटियां होती हैं, उसके लिए उन्होंने कहा है कि हम उसके लिए एक सहायक प्रणाली विकसित करेंगे ताकि निर्णय बहुत तेज़ी से हो। फिर सबसे बड़ी जो बात है, खरीद प्रक्रिया। आप अगर पारदर्शिता चाहते हैं तो जो खरीद प्रक्रिया की नीति है उसमें उन्होंने कहा है हम पारदर्शिता लेकर के आएंगे। फिर कई बार इसलिए लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं कि जो आयातित उत्पाद हैं, जिनको इंपोर्ट किया जाता है, उसका बड़े पैमाने पर देशीकरण करना, ताकि हमारे देश की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसको सहायता मिले। फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संरक्षा के मानकों को अपनाना, फिर रेल डिजाइन के डिजाइन, उसके वैगन जो लीजिंग मार्केट है उसको करना। फिर कहाँ पर संभावनाएं आ सकती हैं, कोल क्षेत्र से जुड़ने की संभावना आ सकती है, पोर्ट से जुड़ने की संभावना आ सकती है, डेयरी उद्योग को जोड़ने की संभावना आती है। तो ये जो नए विजन आने चाहिए कि रेलवे को कहां से ज्यादा कमर्शियल रेट मिलेगा, उस सब का विजन जो है वर्तमान प्रणाली को रखते हुए इसको कैसे बेहतर बनाया जाए, उसके लिए रेल मंत्री ने अपना विजन रखा है। तो जब इतना विजन स्पष्टता के साथ आ रहा है तो मुझे लगता है उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। जी, राजीव कुमार जी, आखिरी कमेंट आपसे जानना चाहूंगी। विजन बहुत स्पष्ट है जैसा कि बीजेपी के नेता कह रहे हैं, लेकिन क्या इस विजन के साथ देश का जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो जुड़ने के लिए तैयार है? ये तो बात वो होगी कि इफ दे वॉक द टॉक, अगर जो विजन है उसके अगर इम्प्लीमेंटेशन के लिए अब ध्यान देना है, अगर उसमें खरे उतरते हैं तो सभी लोग उसमें जुड़ेंगे। और उसमें जो है वो एक काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि जो हालात हैं इस समय रेलवेज़ के, जो एफिशिएंसी लेवल्स हैं, जो लेबर प्रोडक्टिविटी लेवल्स हैं वगैरह, उनको ठीक करने के लिए काफ़ी कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है और एक ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चरिंग की भी आवश्यकता है। मुझे लगता है कि अगर वो इम्प्लीमेंटेशन के कुछ उनको साइंस दिखेंगे कॉर्पोरेट सेक्टर को, तो निवेशक जो है वो ज़रूर उसमें पैसा लगाने के लिए इससे पहले नहीं दिखे थे, इससे पहले नहीं दिखते रहे, क्योंकि पीछे पुरानी सरकारें भी कहती रही कि हम भी एफडीआई ले आना चाहते हैं, हम भी पीपीपी मॉडल शुरू करना चाहते हैं। इनफैक्ट पवन बंसल जी इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया जी, उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया, ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग नहीं करी, प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर ध्यान नहीं दिया, लेबर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की बात नहीं करी, टेक्नोलॉजी को अच्छा करने की बात नहीं करी। तो मैंने जैसे फिर मैं दोहरा रहा हूं कि जो मुद्दा है वो है इम्प्लीमेंटेशन का, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी का, बेटर गवर्नेंस का। रेलवेज में अगर वो चीज़ हासिल हो जाती है तो मुझे कोई शक नहीं है कि रेलवे के एक अच्छे दिन फिर से आ सकते हैं, और रेल, जैसा आप कह रहे हैं कि वो अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन सकती है। 1% शायद जीडीपी का हिस्सा है, ये उससे तिगुना होकर 3% हो सकता है और होना चाहिए। नहीं, लेकिन इसके साथ साथ जो बेहद महत्वपूर्ण चीज है उसमें 31% हो गया है। रोजाना तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ लोग, जहां तक मेरी जानकारी है, रेलवे में चलते हैं। अरविंद जी आप ठीक कीजिएगा अगर मैं गलत बोल रही हूँ। और 2.5 करोड़ लोग अगर रोजाना रेलवे में चलते हैं, उसमें से 50-60% लोग तो बेहद गरीब तबके से आते हैं। उन गरीबों पर इस पूरे कॉर्पोरेटाइजेशन का बोझ तो नहीं पड़ जाएगा? नहीं, कॉर्पोरेटाइजेशन का बोझ इसलिए नहीं बढ़ेगा क्योंकि जो
कम्यूटर ट्रैफिक है और जो छोटे डिस्टेंस का ट्रैफिक है उसमें रेलवेज को वैसे ही सब्सिडी कायम उन्होंने रखी है और वैसे रखना पड़ेगी भी जो आज तक है। और वो सब्सिडी बहुत बड़ी है, कोई 60,000 करोड़ की सब्सिडी, 25,000 करोड़ की सब्सिडी होती है, उसकी तरफ उन्होंने कोई संकेत नहीं किया इसको हटाएंगे। कॉर्पोरेटाइजेशन का मतलब बेटर टेक्नोलॉजी और बेटर मॉडर्नाइजेशन से है, ये नहीं कि जो गरीब तबका है उससे जो है वो उसका इंटाइटलमेंट ले लिए जाए। मुझे नहीं लगता ये कमर्शलाइजेशन और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कोई विरोधाभास नहीं है, ये दोनों साथ चल सकते हैं और दोनों इनको साथ चल के ही चलना ही पड़ेगा, तभी जाके बात बनेगी। निश्चित रूप से दोनों को साथ चलना चाहिए, लेकिन अक्सर देखने को जो व्यवहारिक तरीके हैं वो देखने को ये मिलता है कि जब भी कॉर्पोरेट का किसी क्षेत्र में दखल होता है, जो गरीब जनता है वो धीरे धीरे उससे कटती जाती है, तो उसको बैलेंस कैसे करेंगे? बहुत छोटे छोटे कमेंट्स। जी आप ठीक कर रहे हैं ममता जी। देखिए टेलीकॉम सेक्टर में टेलीकॉम सेक्टर एक बड़ा ज्वलंत उदाहरण है। लेकिन टेलीकॉम सेक्टर के लिए नेशनल पॉलिसी है, मैंने यही बात कही थी कि नेशनल पॉलिसी होगी तो सब उस फ्रेमवर्क के दायरे में काम करेंगे। नेशनल पॉलिसी की जी आपकी बात बिल्कुल है, बहुत ही ठीक बात है, और नेशनल पॉलिसी बनाना चाहिए और एक दीर्घकालीन नेशनल पॉलिसी बनाना चाहिए। हमारे पास वक्त की बेहद कमी है। नेशनल पॉलिसी के बारे में आपकी सरकार अगर कोई नीतियों की पारदर्शिता के लिए आए तो उसका स्वागत करना चाहिए। आपके अपने लक्ष्य और मानक तय होने चाहिए कि आपको जाना कहाँ है, आपका अपना एक रोड मैप तैयार होना चाहिए। लेकिन उसको तैयार करने के लिए जो सबसे पहले अपनी शासन व्यवस्था में पारदर्शिता और निर्णय लेने की दृढ़ता, जब हमने ये तय कर दिया है कि हमें पॉपुलिस्ट मेजर नहीं अपनाने, तो उसमें हमारे नाराज हो उसके नाराज हो कोई फर्क नहीं पड़ता। रेलवे के लिए बढ़िया क्या होगा, देश के लिए बढ़िया क्या होगा, उस पर दृढ़ता से के साथ चल के रेल मंत्री ने अपनी स्पष्टता को दिखाया। आज आपने एक तरह से दिशा दिखाई है। आने वाले दिनों में हो सकता है ये दिशा सफल होती है या नहीं, ये पता चलेगा, देश देखेगा, और इसके बाद ही शायद अगले साल के रेल बजट में आप लोगों को जज किया जाएगा। फिलहाल के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी आज की हमारी पहली खबर।